चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर अपन ने पढ़ा, रसायन की मूलभूत अवधारणा। उसके अंतर्गत हमने विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे जो कंसेप्ट थे उसको क्लियर किया। इसके बाद में हम लेसन नंबर 2 परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस चैप्टर को बढ़िया तरीके से आप समझें, पढ़ें और उसका अध्ययन करें, और इस वीडियो के दौरान आपको जो भी कठिनाइयाँ लगें उसको आप हमारी तक पहुँचाए वापस, तो हम उसको साधारण या सिंपल तरीके से उसको सॉल्व करके आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। साथ ही हम आशा करते हैं कि हम इस वीडियो को अधिक से अधिक या बार बार उसको देखें, तभी कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। एक बार देखने साधारण रूप से आपने देख लिया और इसके बाद आपने ये समझा कि मैंने पढ़ लिया है, तो ये क्लियर नहीं होगा। क्योंकि क्लास में जो आपको जैसे समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, वहाँ आप बिल्कुल निकट होते हैं, पास होते हैं, वहाँ आप बिल्कुल स्वतंत्र है। जब आप देख रहे हो, आपकी मर्जी हो, तो इसे अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये ऑनलाइन वीडियो हम जो भेज रहे हैं आपको, इस तरह से इसका कोई महत्व नहीं होगा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो आप आपको बहुत ही ध्यान से इसके महत्व को समझते हुए आपको इनका अध्ययन करना है। परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, साधारण जो जानकारी है वो आपने पहले पढ़ रखी है। कुछ चीज़ें जो हैं वो 9th में, 10th में छोटी छोटी जानकारियां आप तक आपने पढ़ी हैं, लेकिन अब यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे इसको विस्तृत रूप से पढ़ने का प्रयास करेंगे। परमाणु जो अपन ने पहले पढ़ा है, एटम, इसके बारे में अपने पहले पढ़ा कि परमाणु एक अविभाज्य कण है। और उसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। परमाणु में मूलभूत जो फंडामेंटल कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एंड न्यूट्रॉन। आवेश जो होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है, और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, यानी कि उस पर कोई आवेश नहीं होता है। ये मूलभूत 3 कण हैं, फंडामेंटल पार्टिकल हैं। इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो थॉमसन के द्वारा की गई थी। प्रोटॉन गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की थी। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। ये खोज करता है उनके। ये आवेश है, ये जानकारी आपको पहले से है। इसके बाद में आगे हम बढ़ें तो परमाणु के जो मॉडल दिए थे, पहला जो मॉडल दिया था थॉमसन का परमाणु मॉडल,
थॉमसन ये कहता है कि परमाणु एक गोला है जिसमें पूरे परमाणु पर धन आवेश समान रूप से वितरित है, साथ ही इलेक्ट्रॉन अंदर धसे रहते हैं। इसकी तुलना एक तरबूज के समान की है इस मॉडल की। इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। प्लम यानी कि तरबूज, पुडिंग बीज मॉडल। तो उसने इसकी तुलना इसलिए की है कि जिस प्रकार से तरबूज में बीज जो होते हैं वो बीच बीच में अंदर धसे रहते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन के इक्वल माना है, इलेक्ट्रॉन के समान माना है, और इसके चारों ओर का जो गुदा होता है उसको धनावेश के रूप में मानते हुए इसकी तुलना प्लम पुडिंग मॉडल कह सकते हैं अपन के। थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है उसको हम प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। ये पहला एक सरल तरीके से उसको दिया गया था जब परमाणु के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं थी, कोई विशेष अनुसंधान उस पर नहीं हुआ था। यानी कि सबसे पहले इस बारे में थॉमसन ने यह प्रयास किया कि परमाणु कैसा होता है, एक आधारभूत जानकारी उसने दी। इसके बाद में अगला जो प्रयास किया वो रदरफोर्ड ने किया। रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु की संरचना कैसी होगी उस बारे में बताने का प्रयास किया था। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल रदरफोर्ड ने बिल्कुल पतली स्वर्ण पट्टिका जिसका आकार बिल्कुल पतला था, महीन थी, पारदर्शी थी, 200 नैनोमीटर, उस स्वर्ण पट्टिका पर अल्फा कणों का प्रहार किया। अल्फा कण जो थे वो इसके इक्वल थे, हीलियम के समान, जिनमें द्रव्यमान संख्या 4 है और परमाणु क्रमांक Z2 है। तो रदरफोर्ड ने ये प्रयास किया और बताया कि पतली उसने स्वर्ण पट्टिका ली, महीन, पतली, पारदर्शी अपन कह सकते हैं। इस पर अल्फा कणों का बौछार प्रहार कराया
इस तरह से अल्फा पार्टिकल रदरफोर्ड ने अल्फा कणों का प्रहार करने के बाद में ऑब्जर्व किया तो उसने पाया कि अधिकतर जो अल्फा कण हैं वो इस महीन पारदर्शी स्वर्ण पट्टिका जो है उसको पार करते हुए आर पार निकल गए, हल्का सा डिफ्लेक्टेड हुए, हल्का सा मुड़े इस तरह से। ये कण इधर से निकल गए, कुछ कोण से इस प्रकार से मुड़े, ऐसे निकले इस तरह से। लेकिन लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण आउट ऑफ 20,000 में से एक अल्फा कण पुनः टकराकर इस पारदर्शी झिल्ली से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट आया। जो रदरफोर्ड ने कहा कि ये मेरे लाइफ की सबसे आश्चर्यजनक घटना है, तो ऐसा क्यों हुआ? तो इस आधार पर उसने सभी कणों को प्रहार कराने के बाद में उसने ये निष्कर्ष निकाला कि अल्फा कण जो पारदर्शी झिल्ली के आर पार गए और हल्का सा मुड़ के थोड़ा सा निकल गए, और कुछ अल्फा कण कुछ ज्यादा कोण से मुड़े, और जो कण वापस लौट आया 180 डिग्री के कोण से वापस मुड़ गया। तो रदरफोर्ड ने ये इस प्रयोग के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का जो चारों ओर का भाग है का भाग खोखला है, या कहें अपने खाली है, और जहां से अल्फा कण टकरा कर वापस आया उस बारे में ये रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि जो बीच का भाग है वो कठोर है और उसमें द्रव्यमान है या भारी है, इसलिए वो कण टकरा कर वापस आया। तो रदरफोर्ड ने ये निष्कर्ष निकाला कि जो खोखला भाग है उसको कहा कक्षा, सेल या कोश, और बीच का जो भाग कठोर है उसको कहा नाभिक। यानी कि नाभिक और कक्षाप के बारे में बताने वाला वैज्ञानिक जो था वो कौन सा रासायन विज्ञ था? रदरफोर्ड। थॉमसन के परमाणु मॉडल ने सिंपल सी बात की, एक परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन बीच बीच में धसे रहते हैं, उसकी तुलना तरबूज के बीज के समान करते हुए उसने कहा ये प्लम पुडिंग मॉडल है। कई वर्षों बाद कौन सा मॉडल आया? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इसने अल्फा कण लिए, अल्फा कण जो हैं वो इसके इक्वल होते हैं, कई सारे अल्फा कणों का प्रहार कराया तो अधिकतर कण इस स्वर्ण पट्टिका जो ली थी, पतली स्वर्ण पट्टिका, उसके आर पार निकल गए, कुछ बिना मुड़े सीधे निकल गए, कुछ हल्का सा मुड़ के निकल गए, और लगभग 20,000 में से एक कण पुनः उस दिशा में लौट आया। तो इस प्रयोग के आधार पर फिर उसने निष्कर्ष निकाला कि किसी भी परमाणु में दो भाग होंगे,
बीच का जो भाग है वो इस तरह से कठोर होगा और इसके चारों ओर का जो भाग होगा वो खोखला है। उस खोखले भाग को उसने कहा कक्षा और बीच का जो कठोर वाला भाग है उसको कहा नाभिक, न्यूक्लियस। सेल, ठीक है। साथ ही कक्षा में रहेंगे इलेक्ट्रॉन और नाभिक में रहेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे। इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। न्यूक्लियॉन। तो ये दूसरा जो मॉडल था वो किसका था? रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल दिया था। इसके बाद धीरे धीरे मॉडर्न केमिस्ट्री आती गई और रदरफोर्ड के बाद में जो तीसरा जो मॉडल दिया है वो है बोर का परमाणु मॉडल, जो हम आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हम इसके बाद में मैं आपको ये बता दूं, निम्न जो कुछ बिंदु हैं उसके बारे में हम पढ़ें। एक तो द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, मास नंबर जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तथा न्यूट्रॉन का योग, मास नंबर कहलाता है। इसको लिखा ऐसे जाता है जैसे ये सिंबल है, ये एटॉमिक नंबर है और ये मास नंबर है। और ये हीलियम है और ये एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक इसको Z। पहले ये बताया है कि किसी भी परमाणु में एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन, और जब ऐसा होता है तब वह उदासीन कहलाता है। ये ध्यान रहे कि उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है, इसी कारण वह उदासीन होता है। जितने पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन हैं उतने के उतने इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, इसके कारण परमाणु जो है वो उदासीन हो जाता है। साथ ही ये बताया है पढ़ने पहले कि ये 18 AR 14 लिखा है, ये Z हो गया। Z एटॉमिक नंबर 18 है, तो इलेक्ट्रॉन भी 18 होंगे और उस 40 में ही प्रोटॉन है और वो भी इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होंगे। ये पॉजिटिव होंगे, ये नेगेटिव होंगे। न्यूट्रॉन ज्ञात करना है तो टोटल में से जो 40 मास नंबर है उसमें से 18 तो क्या हो गए? प्रोटॉन। तो उस मास नंबर में से घटा दो 14 माइनस 18 इज इक्वल टू 22। लेकिन किसी परमाणु में
धनायन है Fe, ये 3+। आयरन है जिसने धनायन बना लिया है। Fe जिसका Z एटॉमिक नंबर 26 होता है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब ये कैटायन बना लिया उसने। धनायन तभी बनता है जब किसी भी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन 3 त्याग दिए हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे 23, लेकिन प्रोटॉन जो नाभिक में है वो तो एटॉमिक नंबर Z के समान ही होंगे। ये समझें आप, क्योंकि ये चीजें ही आगे अभी उपयोग में लाई जाएगी। हम उसी का यूज करेंगे और इसी को देखते हुए हम दूसरी चीजें जो हैं वो समझेंगे। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो योग है उसको मास नंबर कहते हैं। इसके बाद में हम इन को देखें समस्थानिक, आइसोटोप, आइसोटोप्स किसको कहें हम? समस्थानिक, एक ही तत्व के परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे समस्थानिक कहते हैं। हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक हैं, H1, 1D2 and 1D3। 1H1 जिसको हम कहते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, एंड T यानी कि ट्राइटियम। 3 समस्थानिक हो गए। प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1D2 एंड ट्राइटियम 1D3। हम देख रहे हैं कि तीनों हाइड्रोजन की समस्थानिक हैं। 1, 1, 1 अर्थात Z एटॉमिक नंबर समान है, मास नंबर अलग अलग है। तो Z तो सब में समान है, 1, 1 एंड 1। इलेक्ट्रॉन देखें, जब Z 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 और इसमें भी इलेक्ट्रॉन 1। प्रोटॉन भी एक और प्रोटॉन यहां पर भी एक। न्यूट्रॉन जितना भी मास नंबर है उसमें से प्रोटॉन को घटा दो तो न्यूट्रॉन प्राप्त होगा। तो मास नंबर यहाँ पे 1 है,
और प्रोटॉन 1 हो गया तो 1 माइनस 1 यानी कि न्यूट्रॉन 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। न्यूट्रॉन प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होगा। ड्यूटेरियम मास नंबर 2 है, एक प्रोटॉन है इसलिए 1 होगा वहाँ। और ट्राइटियम में 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो इस प्रकार से आप इजीली उसको हाइड्रोजन के देयर आर 3 आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, 1H1, 1D2 एंड 1D3। इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, प्रोटॉन निकाल दिए और न्यूट्रॉन निकालने के लिए टोटल जो मास नंबर है, द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन को घटा दो, न्यूट्रॉन मिलेंगे। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हो गए। इसी प्रकार कार्बन के समस्थानिक हैं। ऐसे लिखना है 6C12, 6C13 एंड 6C14। ये तो हमेशा नॉर्मली पाया जाता है। ये 2 समस्थानिक कम मात्रा में पाए जाते हैं कार्बन के। ये 6C14 रेडियो डेटिंग के द्वारा आयु का निर्धारण करने के लिए जीवाश्मों का 6C14 का उपयोग किया जाता है। ऐसे ऐसे नाइट्रोजन के समस्थानिक हैं। यूरेनियम नाम सुना है अपन ने, 92 एटॉमिक नंबर है, 235 उसका मास नंबर है। उसका दूसरा आइसोटोप 92 यूरेनियम 238। ये यूरेनियम के आइसोटोप्स, एटॉमिक नंबर समान। तो इसको क्लियर कर लें। आइसोटोप्स एक ही तत्व के परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे हम समस्थानिक कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। आइसोटोप्स नाम सुना होगा। कोबाल्ट 27 कोबाल्ट 16 का उपयोग कैंसर के उपचार में करते हैं। इसी प्रकार 24 सोडियम का समस्थानिक है, उसका उपयोग रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन की जांच करने में करते हैं। 53 आयोडीन 131 गलगन रोग के उपचार में, थायराइड के उपचार में किया जाता है। ये कुछ समस्थानिक हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। कोबाल्ट सोडियम का समस्थानिक और ये आयोडीन का समस्थानिक, ये याद भी रखें, इससे प्रतीक पूछे जाते हैं। अब हम आगे समस्थानिक को पढ़ा आपने, इसकी डेफिनेशन याद कर लें। हाइड्रोजन के समस्थानिकों का नाम याद कर लें। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। इसके बाद में हम देखें समभारिक। आइसोबर्स। समभारिक जिनमें परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या
समान, यानी कि समस्थानिक का उल्टा। समभारिक, द्रव्यमान संख्या समान, परमाणु क्रमांक भिन्न हो सकते हैं। समभारिक का एग्जाम्पल 18, ऑर्गन 40, 19K 40 एंड 20Ca 40। देख रहे हैं आप, तीनों में मास नंबर समान है, द्रव्यमान संख्या समान है, तो द्रव्यमान संख्या जिसमें समान होती है इसको अपने बोलेंगे समभारिक। आइसोबार्स, आइसोबार्स हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ये आपको एक एग्जांपल ये पूछा जा सकता है कि समभारिक किसे कहते हैं, उसके एग्जांपल दीजिए, तो इसे इस तरह से उसको समझाना। या इस तरह का एग्जांपल दे दिया 18 AR 40, 19 K 40 एंड 20 CA 40 में क्या संबंध है, तो इन तीनों में द्रव्यमान संख्या समान है, अतः ये क्या है, समभारिक। ठीक है, इस तरह से हमने देखा द्रव्यमान संख्या। क्लियर कर लें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग, जो न्यूक्लियन है, नाभिक में जो कण रहते हैं, उनका जो टोटल है उसको हम कहेंगे द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। आइसोटोप्स, एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्व के परमाणु जिसमें द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, परमाणु क्रमांक समान होंगे। एक ही तत्व के परमाणु है इसलिए वो तो परमाणु क्रमांक तो समान होगा, अलग क्या होगा, द्रव्यमान संख्या। एंड समभारिक, आइसोबार्स, परमाणु क्रमांक भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान, यानी कि जिसमें द्रव्यमान संख्या समान है उसको अपन कहेंगे समभारिक। आइसोबार